अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा लेक्चर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड और व्हाई आर इनऑर्गेनिक और मिनरल एसिड्स स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड्स। पहला टॉपिक जो हमारा है वो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक एसिड के सिलसिले में है और दूसरा टॉपिक आज के लेक्चर में वो है कि मिनरल एसिड या जिसको इनऑर्गेनिक एसिड कहते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड से क्यों स्ट्रॉन्गर होते हैं, वो क्यों इससे ताकतवर होते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड डिस्कस करते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड इज one that ionizes completely in an aqueous solution and gives a higher concentration of hydrogen ion। ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड वो एसिड होता है जो कि आबी माहलूल में, जो एक्वस सोल्यूशन में मुकम्मल तौर पर आयोनाइजेबल होता है। और ये जो आबी माहलूल होता है इसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन मिसाल के तौर पर HCl एक ऐसा एसिड है जिसको पानी में डाला जाए, पानी के साथ मिलाया जाए तो ये कंप्लीटली हाइड्रोजन आयन और क्लोराइड आयन में ये एसिड क्या होता है, ये डिसॉल्व हो जाता है या डिसोसिएट हो जाता है। इस तरह वीक एसिड जो है, द एसिड which do not completely dissociate in an aqueous solution and give lower concentration of hydrogen ion are called weak acid। यानी weak acid वो एसिड होते हैं जो वाटर में completely मुकम्मल तौर पर आयोनाइज नहीं होते और इसका जो सोल्यूशन बनता है इसमें हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है वो भी लो होती है, वो भी कम होती है। तो जिस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होती है तो वो वीक एसिड होता है और जिसमें कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होती है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। मिसाल के तौर पर एसिटिक एसिड है, इसको जब पानी में हल किया जाता है तो ये एसीटेट आयन और हाइड्रोजन आयन देता है। और एसीटेट जो होता है ये पार्शली पानी में आयोनाइजेबल है, यानी ये कम्प्लीटली आयोनाइजेबल नहीं है। यहाँ पर जो दो मिसालें दी गई, एक HCl की है और एक एसिटिक एसिड की है। तो अक्सर बच्चों का ये कंप्लीट आयोनाइजेबल और पार्शली आयोनाइजेबल इसके मुतालिक इसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता, क्योंकि जब अक्सर बच्चों से पूछा जाता है कि HCl जो है इसका एक मॉलिक्यूल वो एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है और एसिटिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो है वो भी एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो फिर HCl एसिटिक एसिड से स्ट्रॉन्ग किस तरह हो गया? वो भी एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है, ये भी एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है। अगर HCl एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है तो फिर 100 मॉलिक्यूल इसके 100 हाइड्रोजन और 100 क्लोराइड आयन वो आयोनाइज करेंगे। इस तरह जब एसिटिक एसिड का एक हाइड्रोजन अगर वो दे सकता है तो इसके भी 100 मॉलिक्यूल जो होते हैं तो 100 भी उसको 100 क्या करेंगे, 100 हाइड्रोजन आयन देंगे, 100 एसीटेट आयन देंगे। यानी HCl अगर एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है और एसिटिक एसिड भी अगर एक मॉलिक्यूल हो तो वो एक मॉलिक्यूल एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है, तो फिर ये पार्शली और ये कंप्लीटली आयोनाइजेबल किस तरह हो गया, ये फिर स्ट्रॉन्ग किस तरह हो गया और ये वीक किस तरह हो गया। तो अक्सर बच्चों का सवाल ये होता है कि चूंकि एसिटिक एसिड यहाँ पर बुक में बस ये मिसाल वहाँ पर दी गई है कि एसिटिक एसिड में चूंकि 4 हाइड्रोजन होते हैं तो ये तो सिर्फ एक आयोनाइज कर सकता है, बाकी 3 जो होते हैं वो आयोनाइज नहीं कर सकते, ये तो पार्शली क्या है आयोनाइजेबल है। तो ये अक्सर बच्चों का ये तस्वुर होता है ये कब पार्शली के मुतालिक, और ये तस्वुर इसका ये जो कंसेप्ट है ये तो फिर सही कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि एसिटिक एसिड सिर्फ एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है। वो कहते हैं कि ये बाकी हाइड्रोजन आयन आयोनाइज नहीं कर सकता, इसलिए ये वीक एसिड है। तो इस तरह का मामला नहीं है। एसिटिक एसिड जो बाकी 3 हाइड्रोजन आयन होते हैं, एटम होते हैं, वो कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमेशा वो जो हाइड्रॉक्सिल OH के साथ जो हाइड्रोजन
क्या होते हैं, बांड बनाते हैं, अक्सर वो हाइड्रोजन आयन आयनाइज, यहाँ पर एक हाइड्रोजन OH के साथ बांड बनाता है तो ये सिर्फ आयोनाइज हो सकता है, बाकी तो कार्बन के साथ ये हाइड्रोजन बांड बनाते हैं और ये कोवेलेंट बांड है, और कोवेलेंट बांड वो आयन में तब्दील नहीं हो सकता। ये H वहां पर पोलैरिटी होती है, यहाँ पर पोलैरिटी नहीं, यहाँ पर तो कोवेलेंट बांड है, कार्बन के साथ ये 3 हाइड्रोजन आयन कोवेलेंट बांड बनाते हैं, ये तो आयोनाइज नहीं हो सकते। तो लेकिन बच्चों का ख्याल होता है कि क्योंकि इसमें एक हाइड्रोजन है, कंप्लीटली आयोनाइजेबल वाला, इसमें 4 है, 4 में से एक आयोनाइजेबल है, बाकी आयोनाइज नहीं हो सकते, तो इसलिए ये वीक एसिड है। तो इसका मामला इस तरह नहीं है। देखिए हम पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन 2 टाइप्स के होते हैं, एक को रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं, एक को इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तब्दील हो सकते हैं और प्रोडक्ट वापस रिएक्टर में तब्दील ना हो सके तो इसको इरिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। लेकिन वो केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो होते हैं वो प्रोडक्ट में तब्दील होते हैं और प्रोडक्ट वापस केमिकल रिएक्टेंट में तब्दील हो सकते हैं, तो फिर इसको रिवर्सिबल केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पर यही मामला है। देखिए अगर HCl जब एक मरतबा क्या हो जाए, पानी में हल होकर हाइड्रोजन आयन दे और क्लोराइड आयन दे, तो इसके जो आयन होते हैं, यहाँ पर हमने हाइड्रोजन आयन लिखा है, हम हाइड्रोनियम आयन लिख सकते हैं, हाइड्रोनियम आयन है, यहाँ पर क्लोराइड आयन है। तो एक एसिड जब वाटर में डिसोसिएट होकर पॉजिटिव और नेगेटिव आयन देता है, तो इसका जो पॉजिटिव आयन होता है इसको कंजुगेट एसिड कहते हैं, और इसका जो नेगेटिव आयन होता है वो इसको कंजुगेट बेस कहते हैं। तो कंजुगेट एसिड इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर लेने की सलाहियत है, इसलिए ये एसिड है। और इस तरह क्लोराइड जो होता है इसमें एक इलेक्ट्रॉन पेयर देने की सलाहियत है, इसलिए वो बेस है लेविस के नजरिए के मुताबिक। तो ये इसलिए इसको एसिड कहते हैं और इसको कंजुगेट बेस कहते हैं। तो यहाँ पर जो HCl जब एक मरतबा हाइड्रोजन आयन क्लोराइड आयन इसके जो कंजुगेट एसिड और जो कंजुगेट बेस बन जाते हैं, तो ये रिएक्शन जो है ये इरिवर्सिबल है, ये इसके प्रोडक्ट दोबारा वो रिएक्टेंट में तब्दील नहीं हो सकते। क्यों तब्दील नहीं हो सकते? इसकी वजह है कि इसके ये जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बन गए हैं, ये दोनों जो हैं ये स्टेबल होते हैं। ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस ये स्टेबल होते हैं, ये हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव की वजह से ये क्या होते हैं, ये स्टेबल होते हैं। और जब ये कंजुगेट बेस और इसका कंजुगेट एसिड जब स्टेबल हो तो फिर वो आपस में रिएक्शन नहीं करते, वो आपस में फिर अमल नहीं करते, क्योंकि स्टेबल जो चीज स्टेबल हो तो वो इसको रिएक्शन की जरूरत नहीं होती। तो ये दोनों स्टेबल होते हैं और इन स्टेबिलिटी की वजह से इसका बैकवर्ड रिएक्शन फिर नहीं होता। तो किसी पानी के मालूल में हम जितना भी, ये एक मालिक्यूल नहीं, आप 100 डाल दें, 1000 डाल दें, 2000 डाल दें, जितना भी आप पानी के अंदर डालेंगे वो सारे क्या हो जाएंगे, वो पानी में डिसोसिएट हो जाएंगे आयनों में, और इसी को कंप्लीटली आयोनाइजेशन कहते हैं। कितने मालिक, क्योंकि इसका बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, इसके जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस बनते हैं वो रिवर्सिबल नहीं है, अब वो स्टेबल होते हैं और स्टेबिलिटी की वजह से वो बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता, ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। अब हम आते हैं एसीटेट की तरफ। तो एसीटेट में ये मामला नहीं होता कि ये 4 हाइड्रोजन एक देता है बाकी नहीं देते, इसलिए कि नहीं, यहाँ पर एसिटिक एसिड एक मालिक्यूल तो एक हाइड्रोजन आयन दे सकता है, अगर 100 है तो फिर 100 देंगे। लेकिन यहाँ पर मामला इस तरह है कि जब एसिटिक एसिड से एसीटेट जो कि कंजुगेट बेस है इसका, और हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन जो इसका कंजुगेट एसिड है, जब ये बन जाते हैं, कंजुगेट बेस इसका, कंजुगेट एसिड इसका बन जाता है, तो ये इसका कंजुगेट बेस और इसका ये कंजुगेट एसिड जो होता है ये अनस्टेबल होते हैं। तो अनस्टेबल होने की वजह से ये इसका बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाता है। और अक्सर इस तरह होता है, मसलन जब हमने पानी में 100, ये फर्ज करते हैं 100 मॉलिक्यूल हमने पानी में डाल दिए, तो 100 में से जब फर्ज कीजिए पहले 10 क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, 10 आयोनाइज हो गए, और क्या कंजुगेट बेस एसीटेट आयन दिया और 10 हाइड्रोजन आयन बन गए। इसके बाद जब ये 11वां क्या होता है, डिसोसिएट होता है मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर चूंकि ये कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड ये अनस्टेबल होते हैं, इसकी मिकदार जब 10 से आगे बढ़ेगी तो फिर इसका आपस में टकराव होता है, और टकराव के नतीजे में यही कंजुगेट एसिड जो होता है और ये कंजुगेट बेस जो कि अनस्टेबल होते हैं, और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये फिर आपस में अमल करते हैं, रिएक्शन इसका होता है और फिर बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। तो 10 के बाद जो 11वां आता है, तो 10वां क्या हो जाता है, वो दोबारा रिएक्टेंट में तब्दील हो जाता है। तो ये अमल इसी तरह, जब 11वां इधर होता है 10वां इधर हो जाता है, जब 11वां इधर प्रोडक्ट में तब्दील होता है, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन आयन और एक एसीटेट आयन मिलकर फिर क्या हो जाते हैं,
हैं, एसीटेट बना लेते हैं। तो इस तरह यहाँ पर जो तादाद होती है एक आबी सोल्यूशन में, एक एक्वस सोल्यूशन में जो आयनों की, हाइड्रोजन आयन की जो मिकदार होती है, इसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 10 से ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि 10 के बाद जो मजीद जो बनते हैं वो तो दोबारा क्या हो जाते हैं, इसका तो बैकवर्ड रिएक्शन हो जाता है। और इसी तरह ये एसीटेट आयन जो होता है, ये एसिटिक एसिड फिर बनता रहता है। तो इसी वजह से इसको कहते हैं पार्शियली आयोनाइजेबल। यानी पार्शियली में ये होता है कि हम जितने मॉलिक्यूल डालते हैं वो सारे होते तो सारे हैं, सारे आयोनाइज होते हैं, लेकिन बयाक्त सारे हो नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये तो रिवर्सिबल रिएक्शन है। और रिवर्सिबल रिएक्शन में यहाँ पर जो कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड ये अनस्टेबल होते हैं, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, ये अनस्टेबल होते हैं। और अनस्टेबल की वजह से ये फिर क्या होते हैं, थोड़ी सी मिकदार जब इसकी ज्यादा होती है तो वो फौरन रिएक्शन शुरू करते हैं और बैकवर्ड यानी ये एसीटेट आयन फिर बनाते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं कि ये क्या है, ये पार्शली। इसके लिए मैं फिर बच्चों को हाइड्रोजन फ्लोराइड का मिसाल, जब बच्चे जवाब देते हैं कि इसमें 4 है, 1 आयोनाइज होता है, 3 नहीं होते, तो मैं हाइड्रोजन फ्लोराइड की मिसाल देता हूँ कि हाइड्रोजन फ्लोराइड भी तो वीक एसिड है और इसमें भी तो एक H है, जिस तरह HCl में एक H है, इसमें भी एक H है। तो ये जो होता है ये के, लेकिन ये फिर क्यों है, इसमें तो बाकी तो हाइड्रोजन नहीं है। तो हाइड्रोजन फ्लोराइड में भी इसी तरह का अमल होता है कि जब मतलब क्या होते हैं, इसके जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस होते हैं ये भी क्या होते हैं, वीक होते हैं। हाँ, ये जो वीक एसिड होते हैं इसमें फिर आपस में दर्जाबंदी है, बाज वीक होते हैं, बाज ज्यादा वीक होते हैं। मसलन अगर हम हाइड्रोजन क्लोराइड को ले लें कि इसके यहाँ पर 100 मॉलिक्यूल हैं और 100 में से अगर यहाँ पर 5 क्या हो गए, आयोनाइज हो गए, और 5 के बाद जब छठा क्या होता है, आयोनाइज होता है। यहाँ पर मैंने कहा कि 11वां जब आयोनाइज होता है, यहाँ पर जब छठा आयोनाइज होता है तो इसके जो कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस है वो इस कंजुगेट एसिड से ज्यादा अनस्टेबल होते हैं। तो ज्यादा अनस्टेबल होने की वजह से ये 5 के बाद इसका बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर इस सोल्यूशन आबी मालूल में हाइड्रोजन आयन और फ्लोराइड आयन ये 5 से ज्यादा नहीं बढ़ते, यानी 5 से आगे ये नहीं जाते, क्योंकि छठा जब बनता है तो ये आपस में फिर रिएक्शन करते हैं और हाइड्रोजन फ्लोराइड बना लेते हैं। तो गोया इस तरह के इसमें ये होता है, जिसमें जितना जल्द बैकवर्ड क्या होता है, रिएक्शन शुरू होता है, जितने कम आयोनाइजेशन पर बैकवर्ड रिएक्शन कम होता है, शुरू होता है, वो इतना ही क्या होगा, वीक एसिड होगा। तो बेसिस में भी यही सिलसिला है कि जो स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं वो कंप्लीटली आयोनाइजेबल होते हैं, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन होता है। इसके कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस होते हैं वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं, इसलिए बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। यहाँ पर जो वीक एसिड होते हैं इसमें ये कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस वो वीक होते हैं और वीक होने की वजह से अनस्टेबल होते हैं, यानी अनस्टेबल होते हैं और अनस्टेबिलिटी की वजह से ये क्या करते हैं, ये रिएक्शन शुरू करते हैं और इसका बैकवर्ड रिएक्शन। तो यहाँ पर डबल तीसरी, इसको हमने बुक में भी इसी तरह जाहिर किया गया है, लेकिन अक्सर बच्चे फिर भी गलती करते हैं। तो टीचरों को यहाँ पर इसका कंसेप्ट क्लियर करना चाहिए कि ये हाइड्रोजन आयन ये आयोनाइज नहीं होते, बल्कि सिर्फ एक आयोनाइज, लेकिन ये बैकवर्ड रिएक्शन, ये रिवर्सिबल रिएक्शन की वजह से ये पार्शियली क्या होते हैं, आयोनाइज होते हैं। तो अब हम आते हैं वाई आर ऑर्गेनिक आर मिनरल एसिड स्ट्रॉन्गर देन ऑर्गेनिक एसिड। देखिए ऑर्गेनिक एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड जो होते हैं, ये वो एसिड हैं जो कि मिनरल से बनते हैं, या इनऑर्गेनिक नॉन लिविंग जो ऑर्गेनिज्म, नॉन लिविंग जो सब्सटेंसेस है, इससे जो एसिड बनते हैं वो ऑर्गेनिक सारे मिनरल या इनऑर्गेनिक साल्ट कहलाते हैं। जैसा कि HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, ये मिनरल साल्ट कहलाते हैं। लेकिन वो एसिड जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से हासिल होते हैं, या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो प्रोडक्ट होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो इसके होते हैं, इससे जो एसिड बनते हैं इसको ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एसिटिक एसिड है, फार्मिक एसिड है और प्रोपोनोइक एसिड है। इस तरह और भी बहुत से क्या है इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक एसिड की क्या है मिसालें हैं। तो देखिए ये HCl जो है ये एक मिनरल साल्ट है और एसिटिक एसिड जो है ये क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने देखा कि ऑर्गेनिक एसिड जो है ये वीक है और HCl जो है ये स्ट्रांग है। लेकिन इस वीक और स्ट्रांग होने की तकरीबन 5 इसकी रीजन है। ये 5 रीजन की वजह से ये मिनरल एसिड जो होते हैं वो ऑर्गेनिक एसिड से ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। पहला जो इसका रीजन है वो है कि जो स्ट्रांग एसिड है, जो इन मिनरल एसिड होते हैं या इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं, वो कंप्लीटली आयोनाइजेशन इन वाटर, वो कंप्लीटली आयोनाइजेबल इन वाटर, वो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइजेबल होते हैं। यहाँ पर हमने HCl को देखा है कि ये कंप्लीटली आयोनाइजेबल है
और कंप्लीटली आयनाइजेबल इसलिए है कि ये क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है। एसिटिक एसिड जो है ये वीक है। क्यों वीक है? क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन जो है ये पार्शियली आयोनाइजेबल है, ये कंप्लीटली आयोनाइजेबल नहीं है, ये पार्शियली। तो जो एसिड कंप्लीटली आयोनाइजेबल होते हैं वो स्ट्रांग होते हैं, जो पार्शियली आयोनाइजेबल होते हैं वो वीक होते हैं। नंबर 2, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड पोलैरिटी। तो जो एसिड मसलन यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान बॉन्ड है, और यहाँ पर हाइड्रोजन और OH के दरमियान बॉन्ड है। जो स्ट्रांग एसिड होते हैं इसमें एसिड को X हम लेते हैं और इसमें H यहाँ पर OH के साथ ये बॉन्ड लेते हैं। ये हाइड्रोजन जो क्या होते हैं, मिनरल एसिड जो होते हैं, मिनरल साल्ट में हाइड्रोजन जो क्या करता है, वहाँ पर जो हाइड्रोजन किसी दूसरे एटम से जो बॉन्ड बनाता है वो क्या होता है, वो पोलर होता है, वो क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है और ये वीक होता है। ये पोलर होता है और पोलरिटी की वजह से ये वीक होता है। ये नॉन पोलर होता है। ये जो वीक एसिड होते हैं या ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, वहां पर हाइड्रोजन जो बॉन्ड बनाता है तो ये बॉन्ड क्या होता है, ये स्ट्रांग होता है। ये स्ट्रांग होता है, ये क्या है, ये वीक बॉन्ड बनाता है स्ट्रांग, क्योंकि इसकी ये क्या होता है, नॉन पोलर होता है। जो बॉन्ड नॉन पोलर होते हैं वो इसका बॉन्ड भी क्या होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो जब बॉन्ड स्ट्रांग हो तो हाइड्रोजन को आसानी के जरिए वो डिसोसिएट नहीं कर सकते, और यहाँ पर ये बॉन्ड पोलर है तो ये पोलर है और पोलरिटी की वजह से ये बॉन्ड वीक होता है। और जब बॉन्ड वीक होता है तो हाइड्रोजन आसानी के साथ क्या हो सकता है, वो आयोनाइज हो सकता है। तो दूसरी वजह ये बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है और पोलरिटी है, इस पर क्या है, इसका इन्हिसार होता है। जो बॉन्ड वीक होता है वो ज्यादा क्या होगा, पोलर होगा, और ये हाइड्रोजन आयन आसानी के साथ। और जो लेस पोलर होता है बॉन्ड, वो स्ट्रांग बॉन्ड होगा, और स्ट्रांग बॉन्ड होने की वजह से फिर हाइड्रोजन आयन आसानी के साथ वो आयोनाइज नहीं हो सकता। तीसरी वजह जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ कंजुगेट बेस। ये जो मिनरल एसिड जो ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रांग है, तीसरी वजह इसकी कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड जब बनते हैं तो इन कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड की वजह भी है। जब कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड क्या हो, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो तो वो स्टेबल होंगे, और स्टेबल होने की वजह से इसका बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होगा। और जो कंजुगेट बेस, यहाँ पर कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस जो इस सेल में बनते हैं, ये क्या है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो ज्यादा होती है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ये स्टेबल होते हैं, और स्टेबल होने की वजह से इसका बैकवर्ड रिएक्शन नहीं होता। तो ये एसिड ज्यादा हाइड्रोजन आयन देते हैं एक सॉल्यूशन में, इसलिए वो स्ट्रांग होते हैं। ये कंजुगेट बेस और कंजुगेट, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, ये अनस्टेबल होते हैं ये कंजुगेट बेस, और अनस्टेबल होने की वजह से ये क्या होते हैं, इसका बैकवर्ड रिएक्शन होता है और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन आयन ज्यादा आयोनाइज नहीं हो सकते इस क्या वीक और कंजुगेट बेस और वीक कंजुगेट एसिड की वजह, अनस्टेबल कंजुगेट एसिड और कंजुगेट बेस की वजह से ये हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं हो सकती। तो इसी वजह से फिर ये ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं, इसमें कंजुगेट बेस और कंजुगेट एसिड जो होते हैं ये अनस्टेबल होते हैं, और जो मिनरल एसिड में होते हैं कंजुगेट एसिड कंजुगेट बेस, वो क्या होते हैं, वो स्टेबल होते हैं। तो तीसरी वजह ये है। चौथी वजह जो है वो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन या इसको रेजोनेंस भी कहते हैं। लेविस का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है, इस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के मुताबिक एक रेजोनेंस कहलाता है, या रेजोनेंस ये मॉलिक्यूल की मुख्तलिफ, अगर इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन की वजह से एक मॉलिक्यूल की जब मुख्तलिफ शक्लें बनती, एक एटम की जो जगह तब्दील होने से स्ट्रक्चर चेंज होता है, जिसको आइसोमर वगैरह ये मुख्तलिफ किस्में हैं कहते हैं। लेकिन यहाँ पर जो रेजोनेंस है, रेजोनेंस जब एक मॉलिक्यूल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं, और इन डीलोकलाइजेशन की वजह से जो मॉलिक्यूल होता है वो मॉलिक्यूल की मुख्तलिफ शक्लें बनती हैं, और इसको रेजोनेंस का नाम दिया जाता है। तो जो मॉलिक्यूल या जिस मॉलिक्यूल की ज्यादा रेजोनेंस शक्लें होंगी, या इसमें इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन जितनी ज्यादा होगी, वो क्या होगा, वो इतना ही स्ट्रांग होगा वो एसिड, और जिसमें डीलोकलाइजेशन या रेजोनेंस जिसकी जितनी भी कम होती है वो इतना ही वीक होता है। तो यहाँ पर जो मिनरल साल्ट होते हैं
इसके जो इलेक्ट्रॉन की जो डीलोकलाइजेशन होती है, इसके जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए वो क्या होते हैं, स्ट्रांग होते हैं। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं, इसकी जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होती हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो होते हैं मॉलिक्यूल की, वो कम होती है, डीलोकलाइजेशन इलेक्ट्रॉन की कम होती है, तो इसी वजह से वो क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं। एक जो पांचवी वजह है, इसको एसिडिटी कांस्टेंट कहते हैं। एसिडिटी कांस्टेंट जो होता है वो इसको Ka या जो इसका पावर ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट, एक एसिडिटी कांस्टेंट एक पावर ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट है। तो जो जिसकी पावर ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट जब लोअर हो तो वो स्ट्रांग एसिड होगा, और अगर पावर ऑफ एसिडिटी कांस्टेंट वो हायर होगा तो फिर वो क्या होगा, वीक एसिड होगा। मिसाल के तौर पर HCl का जो एसिडिटी कांस्टेंट है वो -7 है। ये HCl का एसिडिटी कांस्टेंट -7 है, और जो एसिटिक एसिड है इसका 4.76 है, इसका 4.76 है, 4.76 है, और इसका -7 है। ये क्या है, ये पावर ऑफ Ka इसका इतना है, और इसका तकरीबन ये अंदाजा ना, तो इसका क्या है, pKa जो है वो 4.76 है। तो जिसका pKa कम हो वो स्ट्रांग होगा, जिसका pKa कम हो वो इतना ही क्या होगा, वो वीक होगा। तो यहाँ पर HCl जो कि मिनरल साल्ट है, इसका pKa -7 है, कम है, वो स्ट्रांग है, और इसका pKa 4.76 है, वो ज़्यादा है -7 से, तो क्या है, वो स्ट्रांग क्या है, वो वीक एसिड है। तो इसके साथ ही आज का हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ। खुदा हाफिज़।